नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे विकास की उड़ान को निवेश के पंख। खबर नंबर 2 होगी मुख्यमंत्री का निवेश मंत्र। खबर नंबर 3 दिखाएंगे बीजेपी का दलित दाव। खबर नंबर 4 होगी हत्या पर हंगामा की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे कि कैसे शहर शहर में बवाल मचा हुआ है। खबर नंबर 6 होगी फर्जीवाड़े के आगे पहाड़ है। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर संगीत की फुहार सद्भाव की रसधार पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर की खबर से, जहां पर राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 का आगाज हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस इन्वेस्ट समिट से राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ये तस्वीरें राजस्थान के बेहतर भविष्य की उम्मीद हैं। इन्हीं तस्वीरों से राजस्थान की बेहतरी का रास्ता निकलने वाला है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट, जिसका नाम राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 रखा गया है, इसका मकसद राजस्थान में निवेश बढ़ाना है। खास बात यह है कि इस समिट के जरिए करीब 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU पर साइन भी हो चुके हैं। और इतने बड़े स्तर पर हुए MOU से ये साफ हो जाता है कि राजस्थान में निवेशकों के लिए माहौल कितना अनुकूल हुआ है। यही वजह है कि समिट का उद्घाटन करने वाले CM अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। इस समिट में अब तक जो MOU साइन हुए हैं, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 11 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। ऊर्जा से लेकर आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। आम लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। यही वजह है कि CM अशोक गहलोत कहते हैं कि भले सरकार बदल जाए, लेकिन फैसलों में बदलाव नहीं होना चाहिए। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूं मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। 2 दिन के इस इन्वेस्ट समिट में अलग अलग कंपनियों की ओर से निवेश के मौके तलाशे जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान के विकास पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक हुए MOU और इस समिट से जो कुछ निकलेगा, उससे विकास के पथ पर राजस्थान की रफ्तार को और गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो जयपुर में चल रहे इन्वेस्टमेंट समिट में आ रहे निवेश में करीब 60% निवेश केवल ऊर्जा के क्षेत्र में है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहां भारी निवेश की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 8.63 लाख करोड़ के निवेश के लिए MOU साइन हो रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी निवेश महज 86 MOU
LOI के जरिए किए जाएंगे। आपको बता दें, वर्तमान में राज्य और सौर ऊर्जा क्षमता 10,560 मेगावाट है, जो देश में सर्वाधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो MOUs किए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ MOUs हुए हैं। जो इन्वेस्ट राजस्थान 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान में होने वाला है। तो पिछले साल से हम लोग अक्टूबर नवंबर से MOU LOIs हमने अलग अलग जगह पे किए थे। तो वो करीब 8,63,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स ने हमें कमिट किया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इसका जेस्टेशन पीरियड 2 से 3 साल होता है प्रोजेक्ट का, क्योंकि इट रिक्वायर्स टाइम। करीब 86 MOU LOIs हैं जो 8,63 का मैं बता रहा हूँ आपको लाख करोड़ की अमाउंट है। तो वो हम लोगों ने पिछले 1 साल के दरमियान साइन किए हैं और उनमें से बहुत सारे जो है लैंड एलोकेशंस, पावर इवैक्यूएशन वगैरह की प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आयोजित हो रहे इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान का ऊर्जा विभाग अव्वल नंबर पर है और ऊर्जा विभाग भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश के अंदर इस वक्त जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने की और राजस्थान उसमें अव्वल दर्जे पर साबित होता हुआ भी अपने आप को दिखा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो MOU LOI राजस्थान की सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, इन्हें जमीनी स्तर पर अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो शायद राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि राजस्थान में सीधे तौर पर प्रकृति का आशीर्वाद है कि राजस्थान में सूरज की किरणें सीधे राजस्थान के इन 4 जिलों में मिलती है, जहां की जमीनों को कभी बंजर कहा जाता था, लेकिन आज वहां पर देश और विदेश से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिलहाल भविष्य की जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है और उम्मीद की जानी है कि यह परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होगी। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने प्रदेश सरकार को पूरी तरह से स्थिर बताया है। उन्होंने ये दावा किया कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। साथ ही उन्होंने पूरे निवेश को लेकर भी आश्वस्त किया है। कोई डरे हुए नहीं है, इन्वेस्टर्स पहले भी नहीं डरे हुए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो आएंगे और उनको पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार काम कर रही है, अशोक गहलोत जी पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है और कोई घबराया हुआ नहीं है। इन्वेस्टर सब आ रहे हैं, कोई नहीं डर रहा है। ऐसा कोई आपकी कोई सोच हो सकती है, बाकी कोई डर रहा नहीं। 5 साल के लिए पब्लिक ने सरकार बहुमत दिया है 5 साल के लिए और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी। तो वहीं बीजेपी ने इन्वेस्ट समिट पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 10 लाख करोड़ के निवेश के दावे खोखले साबित होंगे। प्रदेश में 90% निवेश आने वाला नहीं है। सरकार अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। सरकारी धन से लोग लुभावने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है उसके ढाक के 3 पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, मैं समझता हूं धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद घिरी हुई है। तो वहीं टोंक पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे को पाखंड बताया है। पूनिया ने कहा, अगर इस्तीफा दिया गया है तो स्पीकर को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है। पता ही नहीं लग रहा कि 80 से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा भी दिया हुआ है। तो राजनीतिक स्थिरता को लेकर, घमासान को लेकर ही प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। स्थिरता बनाम अस्थिरता। समिट से संदेश, स्थिर है सरकार। उप मुख्य सचेतक का दावा, 5 साल चलेगी सरकार। स्थिरता के दावे पर बीजेपी का सवाल। स्थिरता वर्सेस अस्थिरता। प्राइम डिबेट देखिए 7:56 पर।
और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में बवाल हुआ है। बैठक के दौरान पार्षदों में जमकर मारपीट हुई। पार्षद इंद्र मीणा और जितेंद्र शर्मा के बीच मारपीट हुई है। इस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महिला पार्षद को बोलने से रोकने पर पार्षद नाराज हो गए। बीजेपी पार्षद अलका तिवारी को बोलने से रोका गया तो मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी बीच बचाव किया। कोतवाली पुलिस ने भी पार्षदों के झगड़े में बीच बचाव किया है। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस दौरान की, जब बैठक में जमकर बवाल हुआ। दौसा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक चल रही थी, जहां पर बोलने से एक महिला को रोका गया, जिसके बाद महिला पार्षद को रोकते ही कुछ पार्षद नाराज हो गए और जमकर वहां पर बवाल हो गया। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेसिडेंट्स और अधिकारियों के बीच वार्ता लगातार जारी है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। कई मांगों को लेकर रेसिडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में लगातार डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्य का बहिष्कार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, वार्ता का दौर लगातार जारी है, क्या लग रहा है बातचीत में सहमति बन पाएगी आज? देखिए, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय पर कुछ देर पहले वार्ता हुई है। उस वार्ता में कुछ मतभेद जो है वो उभरे थे, जिसके बाद अब सचिवालय में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा है वैभव गालेरिया, उनके साथ जो है वो बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन अभी कुछ देर का वक्त लगेगा जो जाड़ प्रतिनिधि हैं उनके सचिवालय में पहुंचने का, और उसके बाद जो है वो वार्ता शुरू होगी। तो उसमें देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी मांगों पर जो है वो सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है और कितनी मांगों को लेकर जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स मान रहे हैं। तो अभी चूंकि वार्ता शुरू नहीं हुई है, कुछ देर बाद जो है वो वार्ता शुरू होगी। लेकिन मुख्य जो डिमांड जो है वो बॉन्ड में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की मांग जो है वो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने चूंकि 2 साल का बॉन्ड भरने का कहा है और वो बॉन्ड में और ठीक है सौरभ, नजर बनाए रखिए, वार्ता भी होगी और वार्ता में क्या कुछ बातें होती है, हल निकल पाता है या नहीं, इस पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी दलितों और करीब जाने की तैयारी में जुटी हुई है। ब्यावर में पार्टी 3 दिन का मंथन कर रही है, जिसमें दलितों को स्थायी तौर पर पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ दलितों का बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। देश भर में अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो सर्वाधिक दूसरे नंबर पर अपराध अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, इसमें लगातार इजाफा हुआ है। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने इस तबके के साथ भेदभाव भी किया है। सरकार को घेरने के लिए, उसके वजूद पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी आए दिन सरकार पर हमला करती है, लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ सरकार पर जुबानी हमला बोलना भर नहीं है। इस बयान से बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दलित वोट बैंक पक्का करना चाहती है। वो वोट बैंक जिसे साधने में बीजेपी 2018 में नाकाम रही थी। इस बार तैयारी पूरी है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ब्यावर में बीजेपी से जुड़े कत्तावर नेता एससी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में गहलोत सरकार को दलित विरोधी करार देने के लिए एक से बढ़कर एक उदाहरण गिनाए जा रहे हैं। दलित अत्याचार के अंदर राजस्थान फिर सरमौर बना। राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों से सिद्ध हुआ है कि पूरे देश के अंदर जितने अत्याचार हुए, राजस्थान दूसरी पायदान पर पहुंचा। बीजेपी का दावा है गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद
प्रदेश में एससी पर अत्याचारों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी नेता इसके लिए सरकार के उन आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। 2019 में 6,700 दलित विरोधी घटनाएं हुई। 2020 में ये आंकड़ा 7,017 तक जा पहुंचा। 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 7,524 हो गई। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 4,407 केस दर्ज हो चुके हैं। इसे 2 गुना किया जाए तो इस साल के अंत तक इनकी संख्या 8,800 का आंकड़ा पार कर सकती है। बढ़ते मामलों की वजह सरकार की फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी भी हो सकती है, मगर बीजेपी सवाल पर सवाल उठा रही है और उसकी कोशिश सरकार के खिलाफ दलितों के बीच माहौल बनाने की है। राजस्थान की एससी विरोधी कांग्रेस सरकार के शासन में जिस प्रकार से एससी समाज पर अत्याचार हुए हैं, हत्याएं हुए हैं, डकैती हुई है, बलात्कार हुए हैं और सबसे अधिक पीड़ित हमारा समाज रहा है, इसका भी हम विस्तृत चिंतन करेंगे। प्रदेश में एससी समुदाय की बड़ी आबादी है और ये किसी भी दल को सत्ता में लाने और सत्ता से बाहर करने की ताकत रखता है। एससी की 34 रिजर्व सीटें हैं। जाहिर है इतने बड़े समुदाय का वोट स्थायी तौर पर हासिल करने के लिए बीजेपी बेचैन है। दलित कहने को तो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, मगर गाए बगाए ये बीजेपी को पूरा साथ देता रहा है। जब दलित नाराज होते हैं तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार अपनी रणनीति बना रही है और दलितों को फिर अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। चुनाव अगले साल होने हैं, लिहाजा दलितों को फिर गले लगाने के लिए कि कैसे अपराधी बेखौफ हो चले हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजसमंद, जहां पर युवक की मौत पर बवाल हुआ। हालांकि काफी बवाल के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं झुंझुनू में व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे कैसे कहां कहां पर अपराध की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले बात राजसमंद की कर लेते हैं। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के कडिया गांव में युवक की मौत के मामले में परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन किया। आपको बता दें कि कडिया गांव के निवासी 22 साल के तुलसीराम भील की बीती रात को संदिग्ध लाश मिली, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया और आज भील समाज के लोगों ने परिजनों के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक के साथ हुई परिजनों की वार्ता के बाद परिजनों ने शव उठाने पर सहमति जता दी और धरना समाप्त किया गया। जो तुलसीराम सड़क चदाराम भील 4 तारीख उसकी डेड बॉडी कल रात को मिली थी और वो कत्ल का केस पाया गया है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा करके कार्रवाई की जा रही है। तो वही दौसा में नगर परिषद की बैठक आज अखाड़ा बन गई। इस दौरान पार्षदों में जमकर भिड़ंत हुई। दरअसल दौसा शहर के अंबेडकर भवन में आज सभापति ममता चौधरी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद अलका तिवारी वार्ड की समस्याओं से सदन को अवगत करा रही थी। तभी मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा ने उन्हें बोलने से रोक दिया, जिस पर दूसरे पार्षद नाराज हो गए और हंगामा करते हुए सदन में खड़े हो गए। इस दौरान पार्षद जितेंद्र शर्मा जब मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा के पास पहुंचे तो इंद्र मीणा ने उन्हें धक्का मार दिया और मारपीट की। इस दौरान आपस में पार्षदों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। सभापति और कमिश्नर की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।
और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर आग का तांडव। Headlines presented by